हाय एवरीवन, मैं दिनेश फोगाट आप सभी का 25 दिन 25 मैथन क्लास नंबर 1 में हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से व्यस्त होंगे। तो बेटा आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो मेरी गारंटी है सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इस चैप्टर से। एयरफोर्स में या फिर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, जैसे जीडी की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के जो आए हुए होंगे डिफरेंट एग्जाम्स पे आप लगा कर देखना, इस क्लास के बाद आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस सेशन में और स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हिंदी में बोलते हैं बेटा अनुपात और समानुपात। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्यों पढ़ते हैं और इस चैप्टर में हम कैसे डील करेंगे। मेरा मानना यह है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन और जो परसेंटेज आपके दो चैप्टर हैं, ये पूरे अरिथमेटिक गणित यानी कि पूरा जो अरिथमेटिक मैथ है आपका, जिसमें आप रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे उन सभी का दिल और दिमाग के दो ही चैप्टर होते हैं, रेशियो और परसेंटेज। अगर आपने दोनों चैप्टर अच्छे से सीख लिए तो मेरा मानना यह है कि आपको 80% अरिथमेटिक मैथ आ जाएगा बेटा। तो बड़े ईमानदारी से आपको एक क्लास लगानी है और इस क्लास के बाद आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो कहां मिलेगी, मैंने आपको पहले ही बताया था एक वीडियो में। आपको रैंकोरा की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाओगे तो वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। जितने भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा या फिर जो भी मैं आज इस बोर्ड पे कराऊंगा उसके क्लास नोट्स आपको वहीं मिलेंगे रैंकोरा की एप्लीकेशन पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करना। और मेरा मानना यह कि अगर आपने 25 दिन 25 मैथन लगा ली तो सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो बेटा सबसे पहले जो रेशियो चैप्टर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, चीजों को कंपेयर करने के लिए, यानी कि चीजों की तुलना करने के लिए हमें रेशियो की जरूरत पड़ी बेटा। जाने अनजाने में हम कहीं रेशियो चैप्टर हम डेली लाइफ में यूज कर ही रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ कहीं ना कहीं जब कंपैरिजन करते हैं कि भाई तेरा घर मेरे घर से छोटा है, बड़ा है, तेरी गाड़ी मेरी गाड़ी से छोटी बड़ी है, तेरी साइकिल मेरी साइकिल से बड़ी है, छोटी है, तो हम जाने अनजाने में कंपेयर करते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं। और जब भी आप तुलना करते हैं तो एक बात आप ध्यान में रखते होंगे, तुलना हमेशा सिमिलर थिंग्स में होती है, एक जैसी वस्तुओं में होती है। अगर आप किसी की तुलना हाइट की कर रहे हैं तो हाइट से करोगे ना कि वेट से करोगे। कहने मतलब क्या, आप ये नहीं कह सकते भाई मेरी हाइट तेरे वेट से ज्यादा है, नहीं। अगर वेट का कंपेरिजन कर रहे हो तो वेट से करोगे, हाइट का कंपेरिजन कर रहे हो तो बेटा हाइट से करोगे। और कंपेयर करते वक्त कोई भी जो चीज हमारी हमेशा कभी फिक्स नहीं होती। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं मान लो इन दो ऑब्जेक्ट की, भी इनमें से कौन सा बड़ा है, तो डायरेक्टली आप देख पा रहे होंगे वीडियो में ये ऑब्जेक्ट इसके कंपैरिजन में बड़ा है और ये ऑब्जेक्ट इसके कंपैरिजन में छोटा है। उसके बाद अगर मैं कंपैरिजन करूं इन दो ऑब्जेक्ट की, तो अब जो आपका बड़ा वाला ऑब्जेक्ट था आपको क्लियरली दिख रहा होगा इस ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि अब ये वाला छोटा है और अब ये वाला बड़ा है। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं जब, तो नंबरों के साथ भी ऐसे ही कंपैरिजन करेंगे। यानी कि बेसिक बात ये है, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं और कंपेयर भी करते हैं। वो किस में करते हैं बेटा, सिमिलर थिंग्स में करते हैं, यानी एक जैसी वस्तुओं के साथ हम तुलना करते हैं बेटा। ये नहीं कि आपने भाई मैथमेटिक्स में आपको यहां सीखने की एक जरूरी बात है कि अगर जो तुलना हो रही है सिमिलर थिंग्स होनी है, कहने का मतलब क्या, आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए बेटा। यहां पर यूनिट सेम होनी चाहिए और आपकी तुलना सिमिलर थिंग्स के साथ होनी चाहिए। उसके बाद रेशियो में हम चीजों को क्या करते हैं बेटा, सिंपल करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ते हैं हम रेशियो में, बारी बारी से डिस्कस करेंगे हम हर एक चीज की कि भाई कैसे हम नंबरों को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशियो चैप्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, चीजों को कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। और रेशियो में हम क्या करते हैं भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते हैं नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर्स को हम छोटे छोटे नंबर्स में बदलेंगे। उसके बाद रेशियो जो आपका चिन्ह रहता है, जो सिंबल रहता है, ये दो बिंदी रहती है कि दो नंबर के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि भाई आपको अगर 80 और 100 को रेशियो में लिखना हो तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 80 रेशियो 100, लेकिन बेटा ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म
नहीं है। क्या बताया था भाई मैंने, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं हम रेशो को, यानी जो भी इन दोनों में कॉमन होगा उससे कट करेंगे और तब तक कट करते हुए चलेंगे जब तक उनका एचसीएफ 1 ना आ जाए, यानी कॉमन 1 ना रह जाए। अगर मैं 20 से कट करूँ 24 जा 80 होते हैं, 25 जा 100 होते हैं, यानी कि 20 से कट करूंगा तो भाई 20 चौके 80 होते हैं, 20 पांच 100, 4:5, 4:5, ये आपकी रेशो की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं इसके बेस पे। यानी कि अमित और भावेश दो आदमी हैं बेटा, अमित और भावेश दो आदमी हैं। अगर अमित के पास 50 रुपए हैं और रेशियो में आपको दे रखी है कि अगर अमित और भावेश का जो पैसों का जो रेशियो है वो रेशियो बेटा 5:7, तो बताओ बेटा भावेश के पास कितने रुपए हैं, भावेश के पास कितने रुपए हैं। अमित और भावेश दो इंसान हैं और उनके जो पास पैसे हैं उनका रेशियो 5:7 है, यानी अमित के पास 5 रुपए हैं। रेशियो में क्या कहता है भाई, अगर अमित के पास 5 रुपए हैं तो भावेश के पास कितने रुपए हैं, 7 रुपए हैं। अगर अमित के पास 50 रुपए हैं तो भावेश के पास कितने रुपए हैं। भाई अमित के पास कितने रुपए दे रखे, क्वेश्चन है 50, जबकि रेशियो में कितने 5, यानी 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी बेटा 50 रुपए, तो कितने गुना है इसका, ये 10 गुना। तो बेटा जो भावेश की वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। तो कितने रुपए हो जाएंगे भावेश के पास, 70 रुपए। तो मैं अब आपको यहां से पहले क्वेश्चन लिया है मैंने, अब मैं आपको इस कंसेप्ट को समझाऊंगा। यानी कोई भी चीज अगर आपको मान लो A:B में दे रखी है, तो अगर कोई एक वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो दूसरी वैल्यू भी सेम स्पेसिफिक वैल्यू से आपकी मल्टीप्लाई होगी। कहने मतलब क्या है, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा AX, तो बेटा रेशियो में भी आपका x से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BX लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर अमित के पास 50 रुपए थे तो कितने गुना बेटा, 10 गुना। तो 100% ये 7 भी कितना गुना होगा भाई, 10 गुना होगा, क्योंकि स्पेसिफिक नंबर से ही दोनों की मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर ये रेशियो आपका A:B, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, दूसरी तरफ A/B भी लिख सकते हैं। क्लियर, आपने इसको तो पढ़ा होगा फ्रैक्शन फॉर्म में कि जो A/B है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो बेटा आपका ये न्यूमरेटर है और ये आपका क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर होता है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं बेटा, डिनोमिनेटर यानी कि आपका हर होता है ये, और ये आपका अंश होता है। लेकिन अगर चीजें रेशियो में दे रखी हो भाई, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दे रखे हैं तो फ्रैक्शन होता है आपका। अगर चीजें ऐसे रेशियो में दे रखी हैं तो ए को क्या बोलेंगे और बी को क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे बेटा हम एंटीसीडेंट और बी को बोलेंगे बेटा हम कॉन्सिक्वेंट। यानी कि रेशियो में जब दो नंबर दे रखे हैं आपको, तो पहला वाला नंबर आपका एंटीसीडेंट कहलाता है और दूसरा वाला नंबर आपका कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। हिंदी में एंटीसीडेंट को बोलते हैं बेटा पूर्ववर्ती, यानी जो पहले वाला नंबर है उसे बोलेंगे पूर्ववर्ती और जो दूसरे वाला नंबर है उसे बोलेंगे परिणामी। डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इसमें एंटीसीडेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेशियो में जो पहली वाली टर्म है वो आपकी क्या होती है बेटा, एंटीसीडेंट होती है, और जो दूसरी वाली टर्म है वो आपकी कॉन्सिक्वेंट होती है, यानी कि पूर्ववर्ती और परिणामी होती हैं। आगे डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना होगा, फाइंड दी एंटीसीडेंट ऑफ द गिवन रेशियो। इसमें एंटीसीडेंट क्या रहेगा आपका, पहली वाली टर्म, यानी कि 5 आपका क्या है, एंटीसीडेंट है बेटा। और जो सेकंड वाली आपकी टर्म वो क्या कहलाती है, कॉन्सिक्वेंट कहलाती है। यानी कि आपको यहां से क्लियर होना चाहिए, जो पहली जो वैल्यू होती है, अगर दो रेशियो दे रखी है आपको, तो पहली वाली को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और दूसरी वाली को हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। और इस 5:7 को हम 5/7 भी लिख सकते हैं बेटा, 5/7 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब आपको चेंज करना है, चेंज दी फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म
मैं आपको कुछ रेशियो दूंगा और उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। 70:90, 80:120, 90:135, इनको बेटा आपको चेंज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। स्टार्टिंग में बताया था ना सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जो इन दोनों नंबर में कॉमन है उससे कट करते हुए चलेंगे और तब तक कट करते हुए चलेंगे जब तक उनका HCF 1 ना आ जाए। तो 70:90 दोनों में कॉमन क्या बेटा, 10 कॉमन है, तो 10 से 7, 10 से 9, भाई 10 सारे 70 होते हैं, 10 में 90 होते हैं, 7:9। अगला कंपेरिजन करोगे आप, देखो 0 से 0 उड़ाओ स्टार्टिंग में ही, यहां भी उड़ा सकते हो आप। अब देखो यहां क्या बचा आपका, 8:12 बचा, तो किसकी टेबल में आता है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2:3 बन जाएगा आपका। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट में करना कि भाई इसका जो रेशियो आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कैसे लिख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एग्जाम में डायरेक्टली इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं भाई, जो डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। अगर आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाए इफ 3a इज इक्वल टू 5b देन a/b, अगर आपसे ऐसी चीजें पूछ ले कि भाई इफ 3a इज इक्वल टू 5b देन a/b बताएं, तो बेटा इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, जो जिसके साथ है एक्चुअली में वो उसका है ही नहीं। आजकल लाइफ में वैसा ही कुछ चल रहा है, जो जिसके साथ है वो उसका है ही नहीं एक्चुअल में। तो यानी कि हमें यहां से a/b निकालना है बेटा, तो a के साथ क्या दिख रहा है हमें, 3, तो ये a का है ही नहीं, किसका होगा बेटा, ये b का। b के साथ क्या दिख रहा है हमें, 5, तो ये b का नहीं होगा बेटा, किसका होगा, ये a का। तो a/b को हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं डायरेक्टली। एग्जाम में जब भी आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाए तो हम डायरेक्ट लिखते हैं जो जिसके साथ है वो उसका है ही नहीं। एक्चुअल में होता कैसे, अब आपने बचपन में पढ़ा होगा 4th 5th क्लास में, 3a इज इक्वल टू अगर ये 5b है, क्लियर, इसका एक्चुअल जो कंसेप्ट है वो इक्वल मानते हैं बेटा k के, और फिर हम चीजें करते हैं सोल्व। लेकिन आप डायरेक्टली यहां से भी कर लोगे, देखो 3a इज इक्वल टू 5b, अगर ये a इधर है, ये b मल्टीप्लाई में क्या करेगा, a को डिवाइड करेगा, और बेटा ये जो 3 है वो उधर जाके 5 को डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या मिलता है, a की वैल्यू 5, तो b की वैल्यू क्या रही होगी, 3 रही होगी। तो a/b ही पूछा था आपसे, तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, आपको 3 आएगी। तो इसी बेस पे आप एक क्वेश्चन बताओगे मुझे, इफ 7a इज इक्वल टू 2b देन a² प्लस b² प्लस ab की वैल्यू क्या रही होगी भाई, का थोड़ा हायर वर्जन है भी है। 7a इज इक्वल टू 2b है, तो देन a² प्लस b² प्लस ab की वैल्यू क्या रही होगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बहुत हैं, ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम से आए, ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ताकि आपको चैप्टर के बारे में इतनी गहराई होगी, अगर क्वेश्चन इधर उधर से आ भी जाए तो वो क्वेश्चन लगा ले, नेक्स्ट सिर्फ क्वेश्चन आप कर पाए। तो 7a इज इक्वल टू 2b, तो जो जिसके साथ एक्चुअल में वो उसका है ही नहीं, तो a की वैल्यू यहां से क्या है 2, b की वैल्यू यहां से क्या बेटा 7, तो एक 2 का स्क्वायर प्लस b यानी 7 का स्क्वायर प्लस ab यानी 2 इंटू 7, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 7 जा 14, तो इनको ऐड करोगे भाई, 49 में 4 ऐड करोगे 53, 53 में 10 ऐड करेंगे 63, 63 में 4 ऐड करेंगे तो बेटा 67, यानी 67 आपको क्या रहेगा, इसका आंसर बन जाएगा। तो यहां तक क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े। अगर आपको लगता है कि वीडियो जल्दी चल रही है तो आप बेटा 0.75 की स्पीड से देख सकते हैं, या फिर आपके जो इसके लिखित जो बोर्ड पे मैं करा रहा हूं उसके नोट्स चाहिए तो आप रैंक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये चाहते होंगे सर हमारे घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, हमें एक ऐसा माहौल ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए कि आने वाले 1 साल में हम सरकारी नौकरी में लग जाएं, हम तैयार हैं भाई पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रैंकोरा का हॉस्टल चूज कर सकते हैं, जहां आपको कोचिंग के साथ साथ फिजिकल की तैयारी कराई जाएगी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, रिवीजन क्लास, डाउट क्लास, यानी वो सारी फैसिलिटी जो आपके लिए एक सिलेक्शन के तौर पे जरूरी है।
और जो भी इन्वायरमेंट आपको मिलना चाहिए कि एक्चुअल में कैंडिडेट एक एस्पिरेंट को जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए वो आपको यहां मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना है और जानकारी लेनी है कि भाई फीस वगैरह क्या है, बैचेज कब से चल रहे हैं और क्या शेड्यूल रहता है। शेड्यूल मैं आपको यहां भी बता दूंगा बेटा, सुबह 5 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक एक फिक्स शेड्यूल रहता है। इसके तहत आपको रिवीजन क्लास, डाउट क्लास, फिजिकल फैसिलिटी, डेली क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, यानी सब कुछ आपका एक शेड्यूल के तौर पे मिलेगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि आने वाले 6 महीने 1 साल को यूटिलाइज किया जाए और किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हुआ जाए तो आप रैंकोरा का हॉस्टल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको एक डेडिकेशन टीम मिलेगी, यानी वो सारे धुरंधर टीचर्स मिलेंगे जो आपको सरकारी नौकरी तक लेकर जाएंगे। ये मेरा दावा है। आपको एक इतनी अच्छी बेहतरीन टीम मिलेगी और एक इतना अच्छा माहौल मिलेगा कि जिसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं, वो आपको हकीकत में मिलेगा। कहाँ? रैंकोरा सिलेक्शन एकेडमी में। और जो रैंकोरा सिलेक्शन एकेडमी कहाँ है, ये बेटा चरखी दादरी में है, हरियाणा स्टेट के चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में आपको रैंकोरा सिलेक्शन एकेडमी का जो कैंपस है वो देखने को मिलेगा। और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा अब आपको क्वेश्चन आ जाए इस फॉर्म में कि इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c दे रखा हो और आपसे पूछ ले देन a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या रही होगी। भाई अभी तक आपसे 2 स्टेप में पूछा था, अब आपसे 3 स्टेप में पूछेगा कि भाई 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c दे रखा हो तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको वो चीजें कराऊंगा जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में हेल्प करेंगी, उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा। अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में इतना ही करना हो कि भाई ए बी सी की वैल्यू क्या है, अगर 3 स्टेप में इक्वल दे रखे हो, अगर ए की वैल्यू आपको निकालनी हो तो ए को भूल जाओ भाई, बच्चे ए बी और सी की मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, ये आपकी ए की वैल्यू रहेगी। बी की वैल्यू निकालनी हो तो बी को भूल जाओ भाई, 4 2 जा 8, ये आपकी बी की वैल्यू रहेगी। सी के लिए सी को भूल जाओ, 3 2 जा 6, ये आपकी सी की वैल्यू रहेगी। अब उसके बाद 12 8 6 आपको क्या दिख रहा है भाई, यहां कॉमन क्या है 2। मैंने क्या बताया था, रेशियो में तभी लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब उनका एचसीएफ क्या हो 1। तो अब तीनों में 2 कॉमन है तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आपका आंसर रहेगा फाइनली। अब ये चीजें तो है डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में, जैसे आप अप्रोच करोगे शॉर्टकट आपको पता होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये चीजें आई कहां से सर, ये तो सिखाओ हमें। थोड़ा हम क्या करते थे बचपन में, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो मैंने इनको इक्वल मान लिया, किसके बेटा, के इक्वल मान लिया। क्लियर? अगर 2a इज इक्वल टू k है बेटा तो a की वैल्यू क्या आ रही होगी, k/2, क्योंकि अगर इधर ये मल्टीप्लाई में इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। उसके बाद अगर 3b इज इक्वल टू k है तो बेटा यहां से भी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/3 आ जाएगी। तो यहां से आप डायरेक्टली निकाल लोगे, अगर 4c इज इक्वल टू k है तो c की वैल्यू क्या आएगी बेटा, k/4 आएगी। अब हमें a b c का क्या चाहिए था, रेशो चाहिए था। यहां से आपका एक कंसेप्ट और क्लियर होगा साथ साथ में, हमें क्या चाहिए था, a रेशियो b रेशियो c। तो a की वैल्यू क्या बेटा, k/2, b की वैल्यू k/3, c की वैल्यू k/4, k/2, k/3, k/4। अब देखो तीनों में k तो कॉमन है, तो कॉमन है तो काट देंगे, तो क्या बचेगा 1/2, 1/3 रेशियो 1/4। अब देखो इस क्वेश्चन को तो सोल्व कर ही रहे हैं, एक नया कंसेप्ट भी सीख रहे हैं। अगर आपसे फ्रैक्शन में रेशियो आ जाए, क्योंकि एक्चुअल में कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो जो आपके डिनोमिनेटर है उनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे बेटा। तो 2 3 4 का क्या लेंगे हम यहाँ पर, एलसीएम लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा मेरे दोस्त, 12 इसका एलसीएम आएगा। जिसको एलसीएम लेना नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से आप एलसीएम ले सकते हैं 2 3 4, लेकिन जब आपको मैं एलसीएम मैथ्स में क्लास सिखाऊंगा तो आपको बेसिक मेथड भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 क्या लेंगे भाई, 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं हो रहा, 2 2 जा 4। अब देखो कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जिनको डिवाइड कर रहा है, तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 12 आपका क्या रहा होगा, इसका एलसीएम रहा होगा। तो इसके एलसीएम से हम क्या करेंगे भाई,
मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर फ्रैक्शन में आपको चीजें दे रखी हो रेशियो में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 2 से कट करोगे 6, 3 से 12 कट करोगे 4, और 4 से 12 कट करोगे 3, यानी 6:4:3। तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट वन लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। अगर 2a = 3b = 4c दे रखा हो तो a के वैल्यू के लिए क्या भाई, a को भूल जाओ, 4 3 जा 12, b के लिए b को भूल जाओ, 4 2 जा 8, c के लिए c को भूल जाओ भाई, 3 2 जा 6। तो 6 4 3 सोल्व करने के बाद और इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका क्या आएगा, 6 4 3 आएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक लाइन में आंसर चाहिए या एक पेज में आंसर चाहिए। और मेरा मानना यह है कि कंपटीशन एग्जाम में आपको मैथ्स आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मैथ्स से क्वेश्चन कितने जल्दी सोल्व कर रहे हैं, कितने कम समय में जो बच्चा ज्यादा क्वेश्चन लगाएगा वही सिलेक्शन ले पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी पे क्वेश्चन देता हूं आपको सोल्व करने के लिए। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या आएगा। इफ 2a = 5b = 7c, देन a:b:c की वैल्यू बेटा क्या आएगी, ये आपको बताना है कि a b c की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको बताना है। तो निकाल लिया होगा मेरे धुरंधरों ने। भाई a के लिए क्या करेंगे, हम a को भूल जाएंगे, b और c की मल्टीप्लाई 7 5 जा क्या आएगा बेटा 35। b के लिए हम b को भूल जाएंगे, 7 2 जा 14। c के लिए मेरे दोस्त हम c को भूल जाएंगे, 5 2 जा 10। अब इनके बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 35 14 और 10 के बीच में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो बेटा डायरेक्टली आपका यही आंसर बन जाएगा। 35:14:10, 35:14:10 आपका आंसर बनेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डबल स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं आप इस पे। इफ a:b = 3:2, then a² + b² रेशियो a² - b²। आप यहां से जानोगे एक्चुअल में रेशियो पढ़ेंगे कैसे और क्वेश्चन डील कैसे करेंगे रेशियो के साथ में। तो बेटा सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर a:b 3:2 है तो देन हमें बताना है a² + b² रेशियो a² - b²। यदि a:b 3:2 है तो a² + b² का अनुपात a² - b² के साथ बताना है। तो यहां हम देखो रेशियो मतलब क्या, अगर a की वैल्यू 3 रही होगी तो बेटा b की वैल्यू 2 रही होगी। एक्चुअल में ना ये 3 और 2 इनकी वैल्यू नहीं होती, एक्चुअल जो वैल्यू होती है तो भाई मैंने क्या बताया था, किसी एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई होंगी। तो ये मान लो 3x है तो ये क्या है 2x है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें देखो x कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम x लेके नहीं चलेंगे। इसका मतलब क्या, a अगर 3 रहा होगा तो b की वैल्यू 2 रही होगी, अगर a की वैल्यू 6 रही होगी और इसका 2 गुना तो b की वैल्यू भी 2 गुना यानी कि 4 रही होगी। आपको इतना पता हो, जब क्वेश्चन आगे आएंगे तो डिस्कस करेंगे इन चीजों के बारे में, तो अब डायरेक्टली आपको पता हो अगर a की वैल्यू 3 है तो b वहां पर 2 रहा होगा। तो यानी a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 9 और 4 13। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गए तो भाई क्या आएंगे 5। तो बेटा 13:5 आपका क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन था जहां से आपके रेशियो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो 2-3 इंपॉर्टेंट टाइप है उनके बारे में भी, और हम सीखेंगे आज सैंडविच मेथड। इफ a:b = 3:2, b:c 2:5, then a:b:c की एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही होगी। अगर बेटा आपको दे रखा हो a:b 3:2, b:c 2:5, तो a,b,c की वैल्यू क्या आएगी। अब देखते हैं भाई यहां पर क्वेश्चन के समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर a 3 है तो b 2 है, अगर b 2 है तो c 5 है। अब देखो b दोनों में कॉमन है, यहां पर a के साथ b क्या शो कर रहा है 2 और c के साथ भी 2, तो दोनों में कॉमन है तो वैल्यू भी सेम ही कॉमन कर रहा है।
शो कर रहा है। तो भाई यहाँ पर डायरेक्टली अगर बी 2 है तो अगर बी 2 है तो ये कितना रहा होगा 3, अगर बी 2 है तो सी कितना रहा होगा बेटा 5। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 3:2:5। लेकिन असली खेल स्टार्ट होता है यहां से जब अगर आपकी वैल्यू सेम न दे रखी हो, A/B आपको 3:2 दे रखा हो लेकिन B/C आपको 5:7 दे रखा हो, तब आपसे पूछ ले कि देन ABC की वैल्यू क्या आएगी। ये आपसे पूछ ले इसकी वैल्यू क्या आएगी। डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो आप 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 2 7 जा 14। देखो बिना पेन उठाए बिना कॉपी उठाए अब डायरेक्ट एग्जाम में देख के इसका आंसर क्लिक करके आ सकते हैं। कैसे मैं आपको सिखाता हूं। अब अगर बेटा इसको बोलते हैं हम, अगर आपको इस 2 मेथड सिखाऊंगा, जो सा भी आपको अच्छा लगे सीख लेना। पहला मेथड बेटा सैंडविच मेथड। हमें क्या चाहिए भाई A/B/C चाहिए। सैंडविच सभी ने खाई होगी, खाई नहीं होगी, देखी जरूर होगी कहीं ना कहीं। नहीं देखी तो फिर गूगल सर्च कर लेना सैंडविच कैसी होती है, पता चल जाएगा आपको। क्लियर भाई। सैंडविच के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए 2 ब्रेड चाहिए, है ना भाई। 2 ब्रेड चाहिए, फिर आपकी मर्जी है आपको आलू सैंडविच खानी है, पनीर सैंडविच खानी है भाई। अगर उसके अंदर आलू डालोगे तो आलू सैंडविच तैयार हो जाएगी, पनीर डालोगे तो पनीर सैंडविच तैयार हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं सैंडविच मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए 2 ब्रेड चाहिए। तो ब्रेड के लिए हम क्या करेंगे, देखो भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों आपकी ब्रेड हैं A और C। तो 3 5 जा 15 यहां लिखो, 2 7 जा 14 यहां लिखो। आपकी ब्रेड रेडी है। अब आपको आलू या पनीर चाहिए तो आपको इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10। उसके बाद वो एक स्टेप और आता है, अगर ये तीनों में कॉमन होते हैं तो कट कर देते हैं, अगर यहां कॉमन कुछ नहीं है तो ये आपका क्या डायरेक्टली आंसर है। एक बार फिर से बताता हूं क्या करना है आपको। ABC के लिए पहले इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो भाई, A आपका तैयार है। इन दोनों की करो आपका C तैयार है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपका B तैयार है। अगर ये मेथड आपको समझ में आ जाए तो सबसे आसान मेथड होता है, आपको पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वरना आप क्या कर सकते हो बेटा कब्जा भी कर सकते हो। इसे बोलते हैं हम कब्जा मेथड। हमें क्या चाहिए भाई A/B/C चाहिए। अब बेटा हम इंडियंस की एक बात बहुत बड़ी खासियत है, हमें एक अगर जगह कहीं ना कहीं खाली मिली उसका इस्तेमाल हम जरूर कर लेते हैं। चाहे किसी चीज के लिए करें, कर जरूर लेते हैं इस्तेमाल। अगर आपके घर के पास कोई जगह खाली है तो आप गाड़ी खड़ी करोगे, बाइक खड़ी करोगे, कूड़ा करकट डालना स्टार्ट कर दोगे, क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दोगे। यानी खाली जगह पर क्या कर लेगा पड़ोसी उसका कब्जा कर लेगा भाई। जो भी जगह खाली है उसका पड़ोसी उस पर क्या कर लेगा कब्जा कर लेगा। तो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया कब्जा मेथड। देखो भाई A/B, देखो AB यानी 3:2 दे रखा आपको। अगर A की वैल्यू 3 है तो B की वैल्यू 2 है। फिर BC, अगर B 5 है तो C आपका बेटा 7 है। उसके बाद अब देखो ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, और खाली जगह पर कब्जा कौन कर लेगा उसका पड़ोसी कर लेगा। ये जगह खाली है तो इसका पड़ोसी कौन है 2। ये जगह खाली है इसका पड़ोसी कौन है 5। लाइन में ही चेक करेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में चेक करेंगे ना कि वर्टिकल लाइन में। तो आप मल्टीप्लाई करो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 2 7 जा 14। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। आपको कब्जा मेथड अच्छा लगे तो कब्जा कर सकते हैं, सैंडविच खाना पसंद हो तो आप सैंडविच खा सकते हैं। दोनों मेथड अपने आप में यूनिक है, दोनों मेथड अपने आप में ही शॉर्टकट के लिए ही मेथड भी हैं। आप डायरेक्ट भी यहां से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसके बेस पे एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस। अगर बेटा आपको दे रखा हो इफ A/B 2:3 B/C 1:7 देन ABC ये आपको बताना है। निकाल लिया होगा डायरेक्टली। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी बेटा 2:3:21। अब नेक्स्ट करके दिखाओ भाई। अगर चीजें अब 4 नंबरों में आ जाए, अब तो 3 नंबर में थी। A/B 2:3 ही है आपका, B/C 1:5 है आपका, और C/D 2:7 है। अब आपको A B C D निकालना है।
भाई ए बी सी डी अब आपको रेशियो में बताने ही क्या आएंगे आपको। लगाओ भाई। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे सर अब इसमें हम कैसे लगाएं सैंडविच मेथड। भाई जब भी चार जब चीजें आएंगी तो सैंडविच मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको जो आसान मेथड है वो कर लो। कौन सा? कब्जा मेथड। फिर मैं आपको सैंडविच मेथड ही बताऊंगा कैसे यूज करेंगे हम यहाँ पर। अब देखो भाई ए बी 2:3, यानी ए और बी की जहां जहां जिनकी आप रेशियो दे रखे हैं उनको लिखेंगे हम। बी सी का क्या देखा है 1:5, सी और डी का दे रखा बेटा 2:7, और जो खाली जगह है उस पर कब्जा कौन कर लेगा? उसका पड़ोसी कर लेगा। ये लो भाई, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, तो इस पे पड़ोसी कौन है? 3। अब इसका पड़ोसी कौन है? ये वाला 3। इसका पड़ोसी कौन है भाई? 5। इसका पड़ोसी कौन है? 2। इसका पड़ोसी 2। इसका पड़ोसी 1। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 जा 30, 5 3 जा 15, 7 जा 105, यानी 4:6:30:105। आपका क्या बनेगा भाई? अनुपात बनेगा ए बी सी डी का। अगर आपको डायरेक्ट यहां पर कब्जा मेथड लगाना हो तो सबसे पहले तो वही है भाई, आपकी ब्रेड तैयार होनी चाहिए। 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 7 जा 105। अब सबसे पहले हम ये लिखेंगे भाई, पहले हम यही कर रहे थे तो अब इसके नीचे भी है, तो 3 2 जा 6। अब यहीं से यहां ले जाएंगे भाई, तो ये बन जाएगा आपका 30। आपको पता होना चाहिए यहां से यहां तक आएंगे और फिर यहां से यहां तक बीच वाली पनीर या फिर आलू को भरने के लिए। क्लियर? जो भी आपको मेथड अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं यहां पर। उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे प्रोपोर्शन पढ़ेंगे बीच में कि कब हम प्रोपोर्शन का यूज करते हैं, प्रोपोर्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो उससे पहले बेटा आपको क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 5:7, देन ए रेशियो सी। बाहर वाली ब्रेड ही पूछ रहा है भाई, तो ए 2 5 जा 10, सी भाई 3 5 3 7 जा 21। भाई बाहर वाला पूछ रहा है 10:21। क्या दे रखा था क्वेश्चन? क्या कह रहा है? अगर ए रेशियो बी 2:3 है और भाई ए बी रेशियो सी 5:7 है, तो आप ए बी सी निकाल सकते हो डायरेक्टली यहां से। भाई 2 5 जा 10, 3 7 जा 21, 5 3 जा 15। और हमें क्या पूछ रखा था? ए और सी का ही पूछ रखा था, यानी ए की वैल्यू 10 तो सी की वैल्यू 21 रही होगी। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो। और आपको नोट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? रैंकोरा की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। गूगल प्ले स्टोर पे जाना, जहां से आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, वहीं रैंकोरा भरना है। स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं, रैंकोरा लोगो मिलेगा आपको वहां पर। रैंकोरा का जो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे यही लोगो आपको वहीं मिलेगा। रैंकोरा सर्च करना, वहां से आप ऐप को इंस्टॉल कर लेना, वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें मिल जाएगी। नेक्स्ट, इफ 3 इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c। अभी वैसा क्वेश्चन कराया था, तो a की वैल्यू के लिए क्या करेंगे भाई? हम a को भूल जाएंगे, 5 4 जा 20। b के लिए क्या करेंगे? b को भूल जाएंगे, 5 3 जा 15। c के लिए c को भूल जाएंगे, 4 3 जा 12। 20 15 12, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहा होगा। यानी आपको पेन पेपर की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं एग्जाम में। और आपको यही अप्रोच करनी पड़ेगी अगर आपको टाइम से पेपर पूरा करना है, कोई भी 100% स्कोर चाहिए मैथमेटिक्स में। उसके बाद बेटा क्या है? इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, देन वैल्यू ऑफ दिस क्या कह रहा है? अगर ए की वैल्यू 2 है बेटा, तो बी की वैल्यू कितनी रहेगी? 3 रहेगी। तो हमें इनकी वैल्यू सोल्व करनी है। बी की वैल्यू 3 है तो बी का स्क्वायर, यानी मेरे दोस्त 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है भाई? रेशियो बी का स्क्वायर, यानी कि भाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर, यानी भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 होते हैं भाई। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 है, यहाँ पर 9 प्लस 8 यानी 17, और 9 में से 8 क्या? 1, यानी 17:1 इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? सही आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अमाउंट डिवाइड करने वाले, हिस्से डिवाइड करने वाले। देखो भाई, इफ ए सम ऑफ ₹3540 इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स इन ए रेशियो ऑफ 2:6:7, देन द लार्जेस्ट पार्ट विल बी। कह रहा है अगर ये जो अमाउंट है वो 3 व्यक्तियों में इस तरह बांटी जाती है, अगर पहले वाले को 2 रुपए मिलेंगे तो दूसरे वाले को 6 रुपए और तीसरे वाले को 7 रुपए, तो बताओ सबसे ज्यादा अमाउंट किसे मिलेगी?
भाई 7, 2, 6 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 7। यानी आपसे इसकी वैल्यू पूछ रखी है। मैं मानता हूं भाई 3 व्यक्ति थे ए बी सी, इनमें एक अमाउंट बांटेगी। अगर ए को 2 रुपए मिलेंगे तो बी को 6 रुपए और सी को बेटा 7 रुपए। अब तीनों को मिलकर कितने मिलेंगे भाई? अगर ए को 2, बी को 6, सी को 7, तो 2 और 6 8 और 7 15, यानी 15 रुपीज मिलेंगे तीनों को। लेकिन क्वेश्चन में क्या रहा है? तीनों को मिलेंगे कितने? 3540, 3540 तीनों को मिलेंगे, यानी 3540 वैल्यू किसके भाई? 15 की। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? लार्जेस्ट पार्ट यानी कि 7 की वैल्यू चाहिए, सी का हिस्सा चाहिए। ये सोल्व कर लेंगे भाई हम। यहां से सोल्व करो भाई, 15 से काटोगे यानी 15 दूनी 30 होते हैं, 5 और 4 54, 15 3 45 होते हैं भाई। ठीक है, फिर यहां से बचेंगे 6 और 0 यानी 15 चौके नहीं 9 और 0 15 6 90 होते हैं भाई। अब 7 6 42 करेक्ट, 2 तो आना ही आना है, लेकिन 207 1400 के आसपास यानी 1652 आपका डायरेक्ट आंसर रहा होगा। क्योंकि भाई हमें कैलकुलेशन भी पूरी नहीं करनी, स्मार्ट अप्रोच के साथ जाना है। भाई मुझे पता है 7 6 जा 42 होते हैं, यानी लास्ट में मेरी 2 रही होगी, और 200 भी अगर ये होता तो 1400 बनता। तो बनने है ही नहीं, इसमें 2 वैसे ही नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही नंबर में 2 है। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं डायरेक्टली भी, तो आपको यही इसका आंसर मिलेगा 1652 रुपए। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बता दो क्या कह रहा भाई? इफ ₹391 इज डिवाइडेड ए बी सी इन द रेशियो देन ए बी सी विल बी। यदि 391 रुपए को ए बी सी में बांटे जाएं तो ए बी और सी होंगे, ये बता रखा है भाई। ए और बी सी का क्या मान होगा ये आपसे बता रखा है। सबसे पहले यहां देखो भाई किस फॉर्म में, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में बताया था अभी अभी। रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। रेशियो क्या दे रखा है? ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4 ये दे रखा है। तो क्या बताया था बेटा भाई? अगर जब भी फ्रैक्शन में चीजें मिल जाती है रेशियो में, तो डिनोमिनेटर का क्या लेंगे? एलसीएम। और 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा भाई? 12। तो 12 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 2 से 6 पे कट करो, 3 से 4 पे और 4 से 3 पे। तो बेटा 6 1 जा 6, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। यानी कि अगर ए को 6 रुपए मिलेंगे तो बी को 8 रुपए मिलेंगे और सी को 9 रुपए मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? तीनों को कितने मिलेंगे? 391 यानी 391। और यहां तीनों को कितने मिल रहे हैं भाई? 9 और 8 17 और 6 23 रुपए मिल रहे हैं। अगर तीनों की वैल्यू 23 है तो बारी बारी ए की वैल्यू निकाल लो भाई। अगर 23 की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? 391 में, तो ए कितना है? 6, इसकी वैल्यू निकाल लेना। बी अगर 23 की वैल्यू 39 है तो मेरे बेटा 8 की वैल्यू चाहिए हमें। सी अगर 391 है, सॉरी ये 391 अगर 23 की वैल्यू है तो हमें यहां सी की वैल्यू 9 चाहिए भाई। करेक्ट, तो भाई सोल्व कर लो इससे। 23 से काटोगे तो भाई 23 1 जा 23 पे जाएगा 23, और यहां से क्या बचेंगे? 7, और भाई यहां से बचे 16, 16 और 1 61 यानी 7 पे जाएगा। तो 17 6 102 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है भाई। अगर ए की वैल्यू 102 है, ठीक है, क्योंकि 17 पे जाएगा, तो 17 8 136, 17 निम्न 153, तो 102 136 और 153 आपका क्या रहे होंगे भाई? आंसर रहे होंगे। क्योंकि देखो भाई कंप्लीट 23 था। अगर इन तीनों को अगर कुछ पैसा बांटा गया ना, अगर ए को 6 मिलेंगे, बी को 8 और सी को 9, तो तीनों को मिलाकर कितने मिलेंगे? 23 रुपए। जी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तीनों में कितने बांटे जाएंगे? 393 यानी कितने गुना? 17 गुना। तो भाई इसको भी 17 गुना मिलेगा। बताया था स्टार्टिंग में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102, इसको भी 17 गुना मिलेगा। ठीक है भाई, और इसको भी 17 गुना मिलेगा भाई, यानी 136 और 153। करेक्ट, तो आपका भाई ऑप्शन ए 102 136 और 153। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers are in the ratio 1/4, 5/9, 7/12. The difference between the greatest and smallest number is 180. Find the sum of all 3 numbers. क्या कह रहा है भाई? 3 संख्याएं हैं, इस अनुपात में दे रखी हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 180 दे रखा है। तो तीनों संख्याओं का सम यानी कि योग आपसे पूछ रखा है। देखो भाई, अगर 3 संख्याएं ए बी सी किस अनुपात में बेटा? 1/4, 5/9
और 7/12 के रेशियो में दे रखे हैं। अगर चीजें फ्रैक्शन में हो तो मैंने बताया था नीचे वाले क्या लोगे भाई, एलसीएम। और एलसीएम किसका भाई, 4, 9, 12 का एलसीएम आएगा बेटा कितना, 36। बेटा एलसीएम निकालते तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, या तो सबसे बड़ी संख्या आपका एलसीएम होती है। अगर वो संख्या तीनों से डिवाइड हो रही है, अभी 3 नंबर है तो आपका एलसीएम है, नहीं तो उसका कोई ना कोई मल्टीपल। इसका अगला मल्टीपल क्या आएगा, 24। 24 9 से डिवाइड नहीं होगा तो 12 का अगला मल्टीपल क्या आएगा, 36। अब वो तीनों से डिवाइड हो रहा है बेटा, इसीलिए आपका ये क्या है, एलसीएम। जब एलसीएम अच्छे पढ़ाऊंगा तो डिटेल से बात करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो 36 से, 4 से काटोगे 9 पे चला जाएगा, 9 से काटोगे 4 पे, 12 से 3 पे, बेटा ये बनेगा क्या 9, और ये बनेगा इधर 5 चौके 20, और ये 7 ये 21। कुछ कॉमन दिख नहीं रहा यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है इसमें, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी कौन संख्या 21, छोटी कौन सी 9, इनका अंतर कितना भाई, यहाँ बताओ इनका अंतर कितना है, 21 और 9 का अंतर कितना है मेरे दोस्त, 12। भाई 21 और 9 का जो डिफरेंस आएगा 12, और क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 180 है, कितना है 180, यानी कि भाई 12 की वैल्यू 180 दे रखी है, यानी 12 की वैल्यू 180 पूछ के रखा है, सम पूछ रखा है। तो 21 और 9 30 और 20 50 होते हैं भाई। तो 50 से क्या करोगे भाई, मल्टीप्लाई करोगे, कट करो भाई, 12 1 जा 12, 6 0 12 5 जा, और 15 पापी 76 होते हैं भाई, यानी 750 इसका क्या रहा होगा, सही आंसर रहा होगा। क्लियर। यानी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन में चीजें दे रखी हो, सबसे पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे उसको, और सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखो भाई मल्टीप्लाई करने वाली चीजें कट की यहाँ से, 9 1 जा 9, 4 5 जा 12 20, 7 3 जा 21। अब क्वेश्चन में बोल रखा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो डिफरेंस है वो कितना है, 180, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना है 12, यानी 12 की वैल्यू 180 है। सम पूछ लिया, सम कितना था 50, तो 50 की वैल्यू हमें बतानी थी बेटा, तो कितना आ जाएगा 750। सोल्व करोगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है, तो ये क्वेश्चन आप करोगे, बताओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन डू फास्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ₹10,000 इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन if ratio of amount between first and second person is 2:1 and between second and third person is 3:1, then find the amount got by the third person। 10,000 रुपए 3 व्यक्तियों में बांटे गए यदि पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच राशि का अनुपात। देखो भाई 3 व्यक्ति थे, ए बी और सी, कह रहा पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच राशि का अनुपात 2:1, पहले और दूसरे के बीच 2:1 है, दूसरे और तीसरे के बीच में 3:1 है। तो निकाल लेंगे भाई यहां से, तो हम कब्जा मेथड भी पढ़कर आए हैं और सैंडविच मेथड भी। तो यहाँ कब्जा कौन कर लेगा 1, यहाँ कौन कर लेगा 3, 2 जा 6, 3 1 जा 3 1। अब क्या कह रहा है, तो तीसरे व्यक्ति को कितनी राशि मिली ये पूछ रखा है, और मिली कितनी भाई 10,000, और इनको यहाँ कितनी मिली भाई तीनों को, 6 3 9 और 1 10, 10 की वैल्यू 10,000 है बेटा, 10 की वैल्यू 10,000। तो तीसरे व्यक्ति को तो 1 ही मिली, 1 की वैल्यू पूछ रखा है, यानी सी की वैल्यू पूछ, 10 की वैल्यू कितनी बेटा 10,000, और ए यानी सी की वैल्यू कितनी 1, 1 की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। तो कितना मिला होगा भाई तीसरे व्यक्ति को 1,000 रुपए, कितना मिला होगा बेटा 1,000 रुपए आपको मिला होगा। क्लियर। भाई क्या कह रहा था कि यदि पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच राशि का अनुपात, यानी ए और बी पहला और दूसरा, अगर इसको 2 रुपए मिलेंगे तो इसको 1 रुपए। फिर क्या दूसरे और तीसरे के बीच 3:1, यानी अगर बी को 3 रुपए तो सी को 1 रुपए। इस जगह पर कब्जा इसका पड़ोसी करेगा, इस जगह पर इसका पड़ोसी कब्जा करेगा, और अब वर्टिकली क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए की वैल्यू 6 रही होगी तो बी की 3, सी की 1, यानी ए को 6 रुपए मिलेंगे तो बी को 3, सी को 1, तीनों को मिलकर कितने मिले 10। तो क्वेश्चन में तीनों को मिलकर कितने मिलने चाहिए 10,000, एंड 10 की वैल्यू 10,000, सी को कितने मिला 1, तो 1 की वैल्यू आपसे पूछ रखी थी। क्लियर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बताएं भाई क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। A sum of ₹53 is divided among A, B, C in such a way that A gets ₹7 more than B and B gets ₹8 more than C. The ratio of their share is। ये पूछ रखा आपसे, कह रहा है भाई 53 रुपए ABC में इस प्रकार बांटे गए हैं, यदि A को B से 7 रुपए अधिक मिले और B को C से 8, तो उनके हिस्से का अनुपात बताओ। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए सबसे लास्ट टर्म पे पहुंच जाना कि भाई बी को सी से 8 रुपए अधिक मिले,
अगर सी को x रुपए मिले ना तो इससे 8 अधिक इसको मिले, यानी कितने भाई, मैंने मान लिया सी को एक अमाउंट मिले x, ठीक है, इससे 8 अधिक मिले यानी इसको 2 रुपए मिले होंगे, इसको 10, यानी 2 + 8 10 मिले होंगे, यानी इसको x मिले तो x + 8। अब क्या करें, a को b से 7 अधिक, इसमें 7 और ऐड करोगे तो x + 15 बन जाएगा भाई, क्योंकि जब x + 8 में 7 अधिक मिले तो ऐड करोगे 8 और 7 तो 15 होते हैं, ये मिले भाई। और कितने मिलने चाहिए इनको एक्चुअल में, 53 रुपए मिले। तो इनका सम करोगे तो यहां से देखो भाई, इन तीनों का सम करोगे x + 15 + x + 8 + x, x x x कितने x बेटा, 3x, 15 और 8 कितने होते हैं, 23 होते हैं, 23 होते हैं। और जबकि सम कितना है इनका, 53 दे रखा भी क्वेश्चन में, 53 पे मिलेंगे। तो यहां से भाई 23 प्लस है, अगर चीजें इक्वल से इधर मान लो अगर इक्वल साइन है, अगर चीजें यहाँ प्लस की हैं उधर जाके क्या बनती है बेटा, माइनस की, अगर इधर माइनस उधर जाके प्लस बनेगा, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेंगे, अगर इधर ऑलरेडी डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा बेटा। तो भाई अगर 23 इधर है तो 3x = 53 - 23, यानी ये आपका 30 रहा होगा 3x। अगर ये आप मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू कितनी रही होगी बेटा, 10 रही होगी। तो पूछ क्या रखा है, तीनों का अनुपात पूछ रखा है, यानी बता दो भाई ए बी सी, अगर सी 10 है तो 10 8 18 ये है, और 10 15 25 ये 25 18 10, ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहा होगा। तो बेटा आपको बेसिक भी चीजें आनी चाहिए शॉर्टकट के साथ साथ, ये नहीं सिर्फ आप शॉर्टकट पे ही रिलाई करें। 1 मिनट का समय है, तब तक आप क्वेश्चन उतारें, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 53 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को बी से 7 रुपए अधिक और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे लास्ट टाइम भी पहुंचना कि सी को हमने मान लिया x, तो बी को सी से 8 ज्यादा यानी x + 8, ए को बी से भी 7 ज्यादा तो x + 8 में 7 जोड़ेंगे तो x + 15, और एक्चुअल में कितने 53। तो सम 53 के इक्वल रखेंगे और सोल्व करेंगे। आगे देखो भाई कितना आसान सा लल्लू सा क्वेश्चन है। इफ 3a = 5b देन a/b, जो जिसका है एक्चुअल में वो उसका है ही नहीं, जो जिसके साथ है वो उसका है नहीं। a के साथ 3 है तो a की वैल्यू नहीं है भाई, ये b की वैल्यू है, b के साथ 5 है तो ये a की वैल्यू है, 5/3 डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो भाई कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब ये देखो भाई 0.25 0.75 इसका कितना गुना है भाई, ये 3 गुना। तो यहां से डायरेक्ट ये बोल रहा है x = 3y, जो जिसके साथ वो उसका है नहीं, तो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1, क्योंकि एक्चुअली तो 1 रहा होगा मल्टीप्लाई में। तो भाई यहां सोल्व करो इसको, x ये क्या बोल रहा है, x + y ये अपॉन x - y क्या रहा होगा, तो 3 + 1 4, 3 - 1 2, तो क्या रहा होगा भाई, आंसर 2 रहा होगा। क्या रहा होगा बेटा, आंसर 2 रहा होगा। अब देखो भाई बहुतों को तो पता भी नहीं पॉइंट को कैसे सोल्व करते हैं, तो 0.25x = 0.755 दे रखा था बेटा। अब देखो 1 और 1 दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 25/100 लिख सकता हूं मैं। आप कहोगे जी गुरुदेव लिख सकते हो भाई, 75/100 लिख सकता हूं। अब देखो दोनों तरफ 100 काट करेंगे, 25 3 होते हैं, x = 3y, यानी x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1 रही होगी। क्लियर, यानी x की जगह पे 3 पुट करेंगे और y की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, तो 3 + 1 = 4, और भाई 3 - 1 यानी 2, 4/2, यानी कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या रहा होगा बेटा, 2 रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सम ऑफ 3 नंबर्स इज 777, रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 7/9, and ratio of second and third number is 3/7, then find the second number। 3 संख्याओं का योग 777 है, पहली 2 संख्याओं का अनुपात 7/9 और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3/7, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखो भाई कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई, 3 संख्याएं हैं रेशियो में दे रखे हैं, पहली 2 का अनुपात 7/9 है, वही दूसरी और तीसरी का अनुपात 3/7 है। ऐसे क्वेश्चन तो करके आए हैं हम प्रैक्टिस। वही इस पे कब्जा 9 कर लेगा, इस पे कब्जा 3 कर लेगा, तो 7 × 21 बन जाएगा, 9 × 3 27 बन जाएगा, 9 × 7 63 बन जाएगा। और तीनों का योग ये दे रखा है, दूसरी संख्या की वैल्यू आपसे पूछ रखी है, तो तीनों का योग कर लो भाई।
63 में 7 जोड़ोगे 70 20 90, 63 में 7 जोड़ोगे 70 20 90, 90 20 110, यानी 111 है। और 111 की वैल्यू आपको 777 दे रखी है। ठीक है भाई, 777 किसकी वैल्यू है? 111 की। तो डायरेक्ट दिख रहा है कितना गुना है बेटा? ये 7 गुना है। तो आपसे दूसरी संख्या पूछ रखी है, तो ये भी बेटा क्या आ जाएगी? 7 गुना आ जाएगी भाई। ठीक है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 189 भाई। 27 7 क्या होते हैं? 189 होते हैं। जिसको 27 की टेबल याद नहीं है, कृपया करके 30 तक टेबल याद जरूर करें। अगर आपको मैथ अच्छा करना है, फिर भी नहीं है 7 की तो याद होगी, 7 से मल्टीप्लाई कर लेना बेटा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी in the ratio 2:5:9. If the share of A is rupees 2500, what is the total amount? क्या कह रहा भाई? एक अमाउंट है ना ए बी सी में, इस तरह बांटी जाती है। अगर ए को 2 रुपए मिलेंगे तो बी को 5 रुपए और सी को 9 रुपए। कह रहा है अगर ए का जो शेयर हो 2500 है, टोटल अमाउंट कितनी है? 5 और 2 7 और 9, टोटल कितनी है भाई? 16। और ए की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2500, यानी 2 की वैल्यू 2500 और 16 की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। जो 2500 वैल्यू किसकी भाई? 2 की, टोटल की पूछ रखी है आपकी 16 की। तो 2 से काटोगे 8, 25 8 200 होते हैं, यानी कि भाई ये आपकी आंसर रहा होगा 20,000। क्लियर? भाई क्या कह रहा था? ए बी सी, अगर ए को 2 रुपए, बी को 5 रुपए, सी को 9 रुपए मिलेंगे तो टोटल कितने रुपए मिलेंगे? अगर ए को 2500 रुपए मिल रहे हैं तो तीनों का योग कितना आएगा? 16। ए की वैल्यू यानी कि 2500 2 की वैल्यू है, 16 की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। अगला क्वेश्चन देखें भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सम ऑफ मनी इज टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अभय, बीना, चंदन एंड दिव्या इन द प्रोपोर्शन 5:2:4:3. चंदन गेट रुपीज 500 मोर देन दिव्या, व्हाट इज बीनास? आसान सा क्वेश्चन है भाई। अभय दे रखा है, बीना दे रखी है, चंदन दे रखे है, दिव्या दे रखी है। अगर अभय को 2 रुपए तो बीना को 2 रुपए, सॉरी क्या दे रखा है? अभय को 5 रुपए तो बीना को 2 रुपए, और चंदन को 4 रुपए तो दिव्या को 3 रुपए। और क्या कह रहा है? चंदन 500 रुपए ज्यादा मिलते हैं दिव्या से चंदन को, तो दिव्या और चंदन ये रहे भाई। अगर दिव्या को 3 रुपए, चंदन को 4 रुपए मिल रहे हैं, यहां पर कितने रुपए मिल रहे हैं? 1 रुपए ज्यादा। और एक्चुअल में कितने हैं भाई? 500, यानी कि भाई 500 जो वैल्यू है ना वो 1 की वैल्यू दे रखी है। पूछ क्या लिया आपसे? बीना का हिस्सा, अरे बीना 2 का हिस्सा पूछ लिया भाई। तो बीना को कितना मिलेगा भाई? 1000 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 1000। जब 1 की वैल्यू 500 तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 आ जाएगी। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ए बॉक्स हैज कॉइन ऑफ 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपीज and their total values in the ratio 10 6 3 respectively. If there are 256 coins in the total, then how many 5 rupee coin are in the box? एक डिब्बे में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, और उनके कुल मूल्य का अनुपात क्रमशः 10 6 3 है। यदि कुल 256 सिक्के हैं तो 5 रुपए के कितने सिक्के ये आपसे पूछ रखे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कॉइन्स वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखते हैं भाई क्या कह रहा है भाई। 5 रुपए का सिक्का है और 2 रुपए का सिक्का है, उसके बाद बेटा 1 रुपए का सिक्का है। करेक्ट। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं जो कॉइन की वैल्यू है कि 5 का है, 2 का है, 50 पैसे, 1 रुपए है। ठीक है। उसके बाद यहां लिखते हैं नंबर ऑफ कॉइन, भाई कॉइन है कितने। उसके बाद आपकी आती है भाई टोटल वैल्यू। यहां भाई कॉइन की वैल्यू है कि जो कॉइन आपको दे रखा है भाई, 10 दे रखी है, 20 दे रखी है, 18 दे रखी है, 1 रुपए दे रखा है, 2 रुपए दे रखा है, 5 रुपए दे रखा है। अब नंबर ऑफ कॉइन्स, देखो सीधी सी बात है, अगर मेरे पास 5 रुपए का एक सिक्का तो कितनी वैल्यू उसकी? 5। अगर 5 रुपए के 2 सिक्के तो कितनी वैल्यू उसकी? 10। अगर 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितनी वैल्यू है? 20। अब देखो भाई 5 2 1 और उनके कुल मूल्य का अनुपात क्रमशः, कुल मूल्य यानी ये वाला दे रखा है भाई, टोटल वैल्यू दे रखी है आपकी। क्या दे रखी है? टोटल वैल्यू। ये 5 रुपए वाले की जो वैल्यू अगर 10 रही होगी तो 2 रुपए वाले की 6 रही होगी और 1 रुपए वाले की 3 रही होगी। ये कह रहा है। अब एक बात बताओ, ये अगर 5 रुपए हैं और ये 10 रुपए दे रहे हैं मुझे, तो कितने सिक्के रहे होंगे भाई? 2 सिक्के, तभी 10 रुपए बने होंगे। अगर ये 2 रुपए हैं और 6 रुपए इसकी वैल्यू है तो कितने रहे होंगे भाई? 3 सिक्के रहे होंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स 3 रहे होंगे। अगर ये 3 रुपए और 1 रुपए का सिक्का है तो 3 कॉइन बनने पड़ेंगे भाई। ठीक है।
लेकिन सिक्के कुल कितने 256, और यहाँ कितने बने भाई तुम्हारे 3 3 6 2 8, 3 3 6 और 2 8, 8 की वैल्यू 256 है। तो आपसे पूछ करके 5 रुपए के कितने सिक्के, भाई कुल 8 अगर होते तो उनकी वैल्यू 256 है, तो वहां तो भाई 5 के सिक्के पूछ लिए आपसे, यानी 8 की वैल्यू 256 है। तो बेटा 2 की वैल्यू बता दो 5 रुपए के सिक्के के लिए, इसे काटोगे 4 पे कट जाएगा, 4 6 24, 1 4 चौक 16, यानी 64 आपका सही आंसर रहा होगा। भाई इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि ये टाइप अपने आप में एक क्वेश्चन कवर करेगी आपका, अगले जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे ना आप खुद सोल्व करोगे इनको। कह रहा है एक डिब्बे में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं, उनके कुल मूल्य का अनुपात। तो जब भी क्वेश्चन आए आपके सिक्के वाले के, तो भाई सबसे पहले यहां लिखेंगे हम कोइन वैल्यू, एंड जिस कोइन की वो बात कर रहा है, उसके बाद नंबर ऑफ कोइन कि भाई सिक्कों की संख्या कितनी है, उसके बाद टोटल वैल्यू। अब देखो भाई, अगर मेरे पास यहां पर सिक्के हैं भाई 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास किस किस अमाउंट में सिक्के होंगे, अगर 1 रुपए से मुझे सिक्के प्राप्त हुए, मतलब 20 रुपए एक्चुअल अमाउंट दे रहा हूं भाई मैं अब आपको यहां पर, अगर यहां से मुझे प्राप्त हुए फिर 20 रुपए, और यहां से मुझे फिर प्राप्त हुए 20 रुपए, यानी 5-5 सिक्के, जो 5-5 रुपए सिक्के थे उनको मैंने ऐड किया तो मेरे पास 20 रुपए मिले, 2-2 रुपए के सिक्के को ऐड किया तो 20 रुपए मिले, और 1-1 रुपए के सिक्के को ऐड किया तो भी 20 रुपए मिले। तो नहीं 1-1 रुपए के कितने सिक्के होंगे 20 रुपए मिलेंगे, यानी एक सिक्के की एक वैल्यू, तो 20 सिक्कों के लिए 20 रुपए बनेगी भाई। अब यहाँ 2 रुपए और यहाँ 20 रुपए, यानी कि एक सिक्के की वैल्यू 2 रुपए है, तो 20 रुपए के कितने सिक्के चाहिए भाई 10 रुपए। यहां भाई कितने, अगर एक सिक्के ही 5 तो 20 के लिए 4 सिक्के चाहिए, करेक्ट। भाई क्या क्या इनको इनसे डिवाइड करो, डायरेक्टली तुम्हें रेशियो मिल जाएगा। तो यहां तुम्हारा जो रेशियो आएगा वो आएगा नंबर ऑफ कॉइन्स का, यहां आपका आएगा भाई कॉइन की वैल्यू, और यहां जो रेशियो बनता है आपका वो आता है भाई टोटल वैल्यू का। यही सब कुछ हमने इस क्वेश्चन पिछले वाले में किया था। अगला वाला क्वेश्चन आप करोगे, ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओ मुझे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करें। A bag contains 280 coins of 1 rupee, 50 paise and 25 paise. The value of each kind of coins are in the ratio 8:4:3. The number of 1 rupee coin will be। एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य का अनुपात 8:4:3 है, तो 1 रुपए की संख्या क्या होगी ये बताओ भाई जल्दी जल्दी। भाई सबसे पहले क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ कॉइन 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे। बेटा आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। कितने होते हैं भाई 100 पैसे। अगर 10 पैसे की बात करूं तो कितने सिक्के चाहिए मुझे 1 रुपए बनाने के लिए 10। अगर मैं 20 पैसे की बात करूं तो कितने सिक्के चाहिए 1 रुपए मिल जाए भाई, तो आपको होगा जी 5, क्योंकि भाई 100 पैसे में 1 रुपए बनेगा। तो 10 पैसे इधर है तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 पैसे, 20 पैसे का सिक्का है तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 पैसे। अगर 50 पैसे हैं तो कितने सिक्के भाई 2 सिक्के चाहिए मुझे 1 रुपए बनाने के लिए। ये बेसिक चीजें आप उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, वरना आपको नोट्स मिलेंगे रैंक राखी एप्लीकेशन पे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे। अब वैल्यू ऑफ इच काइंड ऑफ कॉइन, ये जो वैल्यू दे रखी है इच काइंड ऑफ कॉइन की दे रखी है कितनी 843, द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन पूछ लिया आपसे, और बैग में कॉइन कितने हैं 280 कॉइन है भाई। बताओ भाई वैल्यू दे रखी कितनी 8, 4 और 3। बताओ भाई जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ भाई। 1 रुपए अगर 8 रुपए दे रहा है तो कितने सिक्के रहे होंगे यहाँ पर 8। अगर इसकी वैल्यू 4 है तो यहां भी कितने रहे होंगे 8, भाई 50 पैसे, ठीक है। और यहां पर अगर 3 रुपए हैं भाई 1 रुपए में 4 सिक्के चाहिए 25 पैसे के, तो 3 रुपए में कितने चाहिए मेरे दोस्त 12 चाहिए, करेक्ट। अब जोड़ो भाई 12 8 20 और 8 28, ये 28 हैं, और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 280 हैं। इसकी वैल्यू 280 है तो कितना गुना है बेटा 10 गुना है। और आपसे क्या पूछ रखा है 1 रुपए के सिक्के, तो ये भी 10 गुना हो जाएंगे, तो कितने बन जाएंगे 80 सिक्के बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे मेरे दोस्त
80 बन जाएंगे। भाई यहाँ पर क्या था, वैल्यू ऑफ क्वाइन, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वाइन, यहाँ पे टोटल वैल्यू आती है। तो भाई क्या कह रहा था कि भाई 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के हैं, उनकी जो वैल्यू बनेगी ना वो 843 है, 843। तो 1 रुपये के सिक्के अगर 8 रुपये बनाएंगे तो 8 सिक्के चाहिए, 50 पैसे के 4 बनाएंगे तो 8 सिक्के चाहिए, 25 पैसे अगर 3 रुपये बनाएंगे तो 12 सिक्के चाहिए। ये अनुपात 12 8 और 8 28, लेकिन एक्चुअल में 28 नहीं 280 सिक्के दे रखे हैं। तो अगर 28 की वैल्यू 280 10 गुना है तो 1 रुपए के भी 8 नहीं होंगे भाई, ये भी 10 गुना होंगे। ठीक है, 80, ये भी 80 और ये 120 जोड़ोगे तो 280 सिक्के बन जाएंगे आपके। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर आप कमेंट में करना भाई क्या आएगा। सेम क्वेश्चन है इसी बेस पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 43:97 so as to make as 2:5। कह रहा है 43:97 में से क्या घटाया जाए कि जो अनुपात 2:5 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, बाई ऑप्शन तो आप अपने आप कर लोगे। देखो भाई क्या कह रहा है, क्या अगर कह रहा है रेशियो 43:97 है, ये दे रखा है कि भाई 43/97 है, क्या घटाएं कि 2/5 हमें मिल जाए, ये मिल जाए भाई। तो मैंने कहा भाई एक्स घटा दो दोनों में से। क्लियर। और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल लो। लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाई ऑप्शन जब आप जाओगे चेक करोगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन निकलेगा। देखो भाई 43 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा भाई, इधर 38 और यहाँ क्या बचेगा 92। क्या कभी 2:5 बन सकता है, ये नहीं बनेगा ना। कट करो, इसमें से कटाओगे 40 और ये 95, क्या ये बन सकता है कभी भी भाई। देखो 5 से काटोगे तो 8 पे, 5 पे काटोगे 19, ये भी नहीं बनेगा। 7 माइनस करोगे 43 में से 7 गए तो कितने 36 और यहाँ क्या 90, तो 18 दूनी 36, 18 5 90, यही आपका आंसर है। अगर 7 माइनस करोगे तो भाई 43 में से 7 गए तो 36 बचेंगे और 97 में 7 के 90, तो 18 दूनी 36, 18 5 90, तो आपका 2:5 बन जाएगा। और जो कंसेप्ट है वो आपका ये है कि भाई 43/97 दे रखा था, क्या सब्ट्रैक्ट है, मैंने कहा भाई एक्स कर दो दोनों में से, तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए 2/5। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी बेटा, सोल्व करोगे तो। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है भाई, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 1:2 इफ 21 इज एडिड टू, अब की बार ऐड वाला आ गया, देन द रेशियो दिस बन जाता है। कह रहा भाई दो नंबर इस नंबर में रेशियो में है, अगर 21 ऐड कर दें तो भाई रेशियो ये बन जाएगा। भाई ये मान लो x था और ये क्या था 2x था, ये x था और ये 2x। भाई मैंने क्या बताया, अगर स्पेसिफिक नंबर के लिए जाओगे तो एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसकी x से की तो इसकी x से, अगर ये x है तो ये 2x है। क्या ऐड करें, कह रहा 21 ऐड किया तो बन गया 5/7, 5/7। तो सोल्व कर लो भाई यहाँ से, वरना ऑप्शन से कर ही सकते हो। फिर सोल्व करोगे तो देखो पिछला वाला ऑप्शन से कर दे, हम डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं। 7x 21 7 147 होते हैं बेटा, यहाँ से आएगा 10x और यहाँ पर 21 5 105 होते हैं। x वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, तो 147 में से -105 किया, 10x में से इधर जाके 7x माइनस हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ से क्या बचेगा भाई 42 और यहाँ से 3x। अगर 42 इज इक्वल टू 3x है तो x की वैल्यू 42/3 आ जाएगी भाई, तो 14। एक 14 है तो एक 28 है, तो 14 और 28, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर। ये बेसिक बता दिया, अगर पिछला क्वेश्चन बेसिक से करना होता तो। अगला देखो भाई, 2 people A and B's income is in the ratio 2:3 and their expenditure in the ratio 4:7. If each person saves ₹4,000, what is the difference in their income? आज तक कभी भी ऐसा क्वेश्चन एयरफोर्स में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझकर क्वेश्चन डाला है, अगर पूछ लिया जाए तो, क्योंकि एसएससी में क्वेश्चन रिपीटेशन पे आता है। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपए बचाता है तो उनकी आय में अंतर क्या है, ये आपसे पूछ रखा है। इसका जो पूरा आपको बेसिक से कराऊंगा वो परसेंटेज में पढ़ाऊंगा आपको, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज में। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आया है तो देखते हैं इसको सोल्व करके। भाई कह रहा है ए और बी के इनकम का रेशियो, ए और जो बी है ना उनकी जो इनकम का रेशियो है 2:3। तो सबसे पहले इनकम लिखते हैं इनकी, फिर एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का रेशियो, फिर एक्सपेंडिचर लिखते हैं क्या भाई 4:7। फिर क्या दे रखा है भाई सेविंग, कह रहा है कि अगर सेविंग दे रखी है, अगर दोनों 4,000 रुपए बचाते हैं, ये भी 4,000 रुपए बचा रहा है बेटा और ये भी 4,000 रुपए बचा रहा है।
इसी पैटर्न में लिखना भाई आपको इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। उसके बाद देखो भाई इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 14, इन दोनों की करोगे क्या आएगा 12, इन दोनों की करो कितना आएगा भाई 16,000, इन दोनों की करो क्या आएगा 28,000। क्लियर। अब यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है भाई 12,000 का। तो बेटा 2 की वैल्यू कितनी है 12,000, तो ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6,000। पूछ क्या रखा है आय में क्या अंतर है भाई, इसकी आय 2 है इसकी 3 है, तो अंतर कितना 1, और 1 की वैल्यू तो 6,000 है। ये लो भाई, अगर पूछता है इसकी इनकम कितनी है, तो 1 की वैल्यू 6,000, तो 2 की वैल्यू 12,000, तो 3 की वैल्यू 18,000, तो इसकी 12,000 इसकी 18,000। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये जो बेसिक से इस टाइप को कराऊंगा परसेंटेज में डिटेल से। ठीक है। इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, यानी आय खर्चे प्लस बचत होती हैं। डिस्कस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन हम परसेंटेज में। हाँ, अब आपके क्वेश्चन आ गए बेटा प्रोपोर्शन के। तो उससे पहले आपको प्रोपोर्शन पता होना चाहिए कैसे प्रोपोर्शन काम करता है और प्रोपोर्शन एक्चुअल में होता क्या है। प्रोपोर्शन यानी कि बेटा समानुपात। देखो भाई, अगर मैं आपसे इधर बात कर रहा हूं 10:15 की, और इधर बात कर रहा हूं मैं 13:45 की, तो इनको एक्चुअल में पहले रेशियो में लिखना भाई। एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म में जो रेशियो में कैसे लिखेंगे भाई, 5 से कट करोगे 2, 5 से कट करोगे तो 3, ये एक्चुअल में क्या है 2:3 है। और ये क्या भाई 15 से कट करोगे 2, 15 से 3, 15 दूनी 30 और 15 3 45। अब देखो देखने में नंबर अलग अलग थे, डिफरेंट थे, लेकिन एक्चुअल जो रेशियो तो क्या है इक्वल है। यानी कि जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो हम उसे ही बोलते हैं प्रोपोर्शन। व्हेन टू रेशियो आर इन इक्वल, व्हेन टू रेशियो आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, जब दो रेशियो इक्वल में होते हैं तो स्वयं प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। व्हेन टू रेशियो आर इक्वल देन दे आर said to be in proportion। डिस्कस करेंगे डिटेल में भाई। रेशियो के लिए आपके लिए आपने 2 डॉट लगाए थे, तो अब ये कितने हो जाएंगे भाई 4 डॉट। ये इसका सिंबल रहता है भाई प्रोपोर्शन का। यानी अब जो ये नंबर थे ना बेटा 10:15 प्रोपोर्शन में 13:45, एक्चुअल में ये प्रोपोर्शन आपका। इसका मतलब क्या होता है इक्वल। क्या होता है बेटा इक्वल, आपको ये पता होना चाहिए। यानी ये देखो 10/15 इक्वल होगा 30/45 के। देखो 15 से 2, 15 से 3, 5 से 2, 5 से 3, तो 2/3 बराबर है किसके 2/3 के। यानी जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्या प्रोपोर्शन में है। वो रेशियो आपस में किस में है प्रोपोर्शन में है। क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए भाई छोटी छोटी चीजें। अगर ये x रेशियो 5 है और ये बोल रहा है प्रोपोर्शन में है, और ये 10 रेशियो ये 20 है, तो यहां आपके x की वैल्यू क्या रही होगी ये आपसे पूछ ले भाई। तो कैसे सोल्व करोगे भाई, बेसिक चीजें सोल्व करो पहले। भाई क्या है x/5 प्रोपोर्शन में इक्वल 10/20, तो भाई x ये इधर डिवाइड में जाएगा क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 5 से काटोगे 4, 4 से 2.5 पे कट जाएगा 10, यानी 2.5 ये आपकी वैल्यू आएगी। वरना आप 10/4 को भाई 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5/2 बोलें या 2.5 बोलें। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी किसकी है भाई 2.5 आ गया है, फिर ऑप्शन में 5/2 मिलेगा। अब इधर ध्यान दो भाई, ये इसका कितना गुना था बेटा 4 गुना, तो ये नंबर भी इसका कितना रहा होगा 4 गुना। तो डायरेक्ट निकालने के लिए 10 इसके सब 4 गुना है, तो 4 से डिवाइड कर दो ये नंबर मिल जाएगा हमें। 2 से 5, 2 से 2, 5/2 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम इसको। क्लियर। एक क्वेश्चन और देता हूं उसी प्रैक्टिस पे। अगर बेटा ये नंबर तुम्हारा 16 है रेशियो x प्रोपोर्शन, अब मैं आपको देता हूं 48 रेशियो 96। अब बताओ भाई x की वैल्यू क्या रही होगी यहाँ पर। तो आपने क्या देखा होगा भाई, देखो भाई ये कितना गुना है यहाँ पर 3 गुना, तो ये नंबर भी 3 गुना रहा होगा। तो वापिस आने के लिए 3 से भाग कर दो भाई, ये कितना रहा होगा 32। एक्स की वैल्यू कितना है 32। देखो वैसे काटोगे भी तो इसको काटो भाई, ये 48 का कितना है डबल, तो 16 का डबल क्या आएगा इधर 32।
वरना बेसिक से जाओगे 16/x इज इक्वल टू 48/96, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x को सोल्व कर लेना। क्लियर। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट आपसे जो पूछे जाते हैं बेटा आपको पता होना चाहिए, अगर मान लो आपके ये A/B प्रोपोर्शन में C/D दे रहा है, तो एक तो आपको ये बात बतानी चाहिए कि A/B इसका मतलब क्या है, इक्वल है किसके, C/D के। क्लियर। और आपसे इसमें पूछ ले एक्सट्रीम टर्म कौन सी होती है, बाहर वाली टर्म कौन कौन सी एक्सट्रीम, यानी तो A और D बाहर वाली हैं। मिडिल टर्म पूछ ले, इंट्रीम टर्म पूछ ले आपसे, यानी अंदर वाली, तो भाई B और C आपके अंदर वाली टर्म है। करेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपके अगर ये प्रोपोर्शन में मान लो ये A B प्रोपोर्शन C D, तो ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इन्हीं की बारी बारी बात करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई प्रोपोर्शन में क्या, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं बेटा। मीन प्रोपोर्शन, अगर दो वैल्यू दे दी तुम्हें A और B, कोई भी रैंडमली दो वैल्यू दे दी A और B और बोले आपको इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना और अंडर रूट निकाल देना, यानी आपका क्या निकल जाएगा, मीन प्रोपोर्शन, यानी x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि माध्य वाला आपकी वैल्यू बच जाएगी। यानी एक्चुअल में सोल्व कैसे करते हैं, देखो इसको कंसेप्ट कहां से आया, यानी आपको कोई फॉर्मूला हटा दिया, ये मीन यानी दोनों में कॉमन है भाई, A x है तो इधर x b है, मीन यानी दोनों में, तो ये क्या करेंगे भाई, A/x इक्वल x/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, a इंटू बी, ए बी, तो x की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए बी, इधर ये स्क्वायर उधर क्या करेगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। कोई भी दो नंबर दे रखे हो आपको A और B, तो मीन प्रोपोर्शन क्या निकाल सकते हो, दोनों की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देना भाई। अगर आपसे यहीं पे पूछ ले थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ ले आपसे, यह तो आपका माध्य है ना, ये आपका माध्य था भाई, और ये आपका तीसरा समानुपात, ये तीसरा भाई समानुपात, प्रोपोर्शनल नहीं समानुपात। अगर कोई भी दो नंबर दे रखे हैं आपको और तीसरा आपसे पूछ ले, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ ले, तो डायरेक्ट आप याद रखना सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करना और पहले वाले से डिवाइड कर देना बेटा, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन a। अगर आपसे यही पूछ ले फोर्थ प्रोपोर्शनल कि भाई चतुर्थ समानुपात बताओ, कि आपसे डायरेक्टली पूछ ले भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा, यानी आपको पहले तीन नंबर देगा तो तो चौथे के बारे में पूछेगा, तो आपसे पूछ ले तो लास्ट दो है उनकी मल्टीप्लाई करना बेटा और पहले से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। क्लियर। तो इनके बेस पे डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछे, कोई भी दो संख्या दे रखी है, मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट निकाल दो उसका। अगर आपको दो संख्या दे रखी है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रखा है, तो सेकंड वाले का स्क्वायर करो और पहली वाले से डिवाइड कर दो। अगर आपको तीन संख्या दे रखी है, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रखा है, तो भाई सेकंड दो लास्ट वाली है बी और सी, उसे मल्टीप्लाई और पहली वाली से डिवाइड कर दो। तो बताओ भाई ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारा प्रोपोर्शन बेस पे जो तुम्हारा क्वेश्चन था, उससे पहले वाला क्वेश्चन कौन से थे भाई आपके, सोल्व कर चुके हैं हम क्या, हाँ एक सोल्व कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई आपको इसका आंसर क्या आएगा, प्रोपोर्शन बेस पे क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। क्लियर। बताओ भाई इसका आंसर निकालो। देखो ये इसका कितना गुना है भाई, 16 7 112 होते हैं, तो इसका भी 16 गुना, तो 16 दूनी 32 होते हैं। डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट नहीं पता इतना तो पता है 112 बटे में x बराबर होगा 7/2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 112 गुणा में 2 7 गुणा में x, तो इधर आके ये डिवाइड करेगा इसको, 112 2 7, यहाँ से x निकाल लेना भाई, वहीं आपका 32 आना। करेक्ट। तो ये वाला बता दो भाई। देखो इसकी कंपेरिजन से करेंगे, पहले वाले इसकी कंपेरिजन कितना गुना भाई, ये 11 गुना, तो ये भी इसका 11 गुना रहा होगा, तो वापिस आने के लिए 11 से डिवाइड होगा, तो 7/11 भाई। अगर देखो ये इसका 11 गुना था, ये 5 से 55 11, इसको वापिस ले आओगे 5 पे तो 11 से भाग होगा, तो ये भी तो 11 से गुना है अगर प्रोपोर्शन में है, तो वापिस लाओगे इसको x पे, तो 7 को 11 से डिवाइड करोगे 7/11, वरना आपने बेसिक तरीके से चले जाना कि भाई क्या x/5 इज इक्वल टू 7/55, यहाँ से सोल्व करोगे तो x ये 5 डिवाइड में तो दूर जाके क्या करेगा भाई, मल्टीप्लाई करेगा। करेक्ट। 5 से काटोगे 11, तो x की वैल्यू आएगी 7/11। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले बताओ भाई, व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शन। ये दो नंबर दे रखे हैं, मीन प्रोपोर्शन अभी बताया था, क्या करोगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना और अंडर रूट निकाल देना। 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 36 का 6 6 3 18। नेक्स्ट
व्हाट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शन, ये दो नंबर दे रखे हैं, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता था, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 अपॉन 5, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20। क्लियर, ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे प्रोपोर्शन बेस पे आपके। करेक्ट, तो ये अगले दो क्वेश्चन जल्दी जल्दी निकाल के बताओ मुझे, अगले दो क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर देकर बताओ मुझे। व्हाट विल बी द फोर्थ प्रोपोर्शन, कह रहा है भाई ये तीन नंबर हैं तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बताया था, लास्ट के दो की मल्टीप्लाई करो और पहले वाले से क्या करो, डिवाइड कर दो, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35। इसका आंसर तुम बताओगे क्वेश्चन में, आंसर में इतना आसान सा है, कमेंट बताओ, कमेंट में बताओ इसका आंसर जल्दी जल्दी। फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ, सेकंड पूछ रखा है यानी पहला वाला दे रखा है, सेकंड एक्स मान लिया भाई, ये प्रोपोर्शन में 3 और 8 दे रखे, 3 और 8 है, इसकी वैल्यू पूछ रखी है, बताओ भाई जल्दी जल्दी। इसका कितना गुना है, ये 5 गुना, तो इसका भी बताओ जल्दी, 5 गुना क्या होगा भाई, आंसर मारो ए, आगे बढ़ो। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपने ये क्वेश्चन लगा लिए तो मेरे बेटा आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, रेशो से कुछ क्वेश्चन हो सकता रह गए हो, वो हम परसेंटेज में डिस्कस करेंगे, फिर जो मॉक टेस्ट कराऊंगा उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपने 25 दिन 25 मैराथन कंप्लीट लगाई तो मेरी गारंटी है सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और रैंकवा की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो लिंक मिलेगा उस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको इस क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, ये जो क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।